हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैं हूँ त्यासा सील, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री, जो आप लोगों के पास अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 हिंदी चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत हम लोग आज करने वाले हैं। तो इस अध्याय से मैंने टोटल 40 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैं कहूँगी इस वीडियो को कंप्लीट करके देखना, ताकि आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिल सके। आप लोग क्या काम करना, नोट बना लेना। एक काम करना, नोट बना लेना इस वीडियो से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बना लेना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही वीडियोस लाने वाले हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 3 हिंदी चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन, ठीक है, हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अकोरवाट का मंदिर, ध्यान में रखिए आप लोग कि अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। अकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगर ये याद रखते हैं तो 1 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला है इस साल, हो गया। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, यानी कौन से देश से प्रथम व्यापारी वहाँ पहुँचे थे। तो पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाली के जो व्यापारी लोग थे वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे थे। हिंदी चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। उन लोगों को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता था। जो हिंदी चीन में बसते थे, जो फ्रांसीसी बसते थे, उन्हें एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता था। वो स्पेशल नाम क्या था, तो कोलोन से उन लोगों को संबोधित किया जाता था, बुलाया जाता था, ठीक है। फ्रांसीसी उस नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे, तो कोलोन नाम से जाने जाते थे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है लाओस, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड, और एक ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या था कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, यानी कंबोडिया के राजा थे नरोत्तम सिंहानुक, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नोट बनाते हुए चलना, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखो, ये यानी दिमाग में बैठा लो। 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो फान बो चाओ ने लिखा, फान बोई चाओ ने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा, तो फान बोई चाओ ने लिखा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो वो है रसेल। ठीक है, क्या नाम है उसका? रसेल। तो रसेल ने क्या किया, वियतनाम में जो युद्ध हुआ था उसमें दोषी करार दिया। तो किसको? अमेरिका को दोषी करार दिया था रसेल ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि हिंदी चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका राष्ट्रपति थे। तो हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? तो वाशिंगटन नहीं, निक्सन जो है वो जो थे वो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंदी चीन क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध चल रहा था, जब उस क्षेत्र में अंतिम युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो कौन राष्ट्रपति थे? तो निक्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी वो धार्मिक चीज़ों से संबंधित था या फिर एक क्रांतिकारी उग्रवादी से संबंधित था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? क्रांतिकारी, धार्मिक, और यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों के पास साम्राज्यवादी समर्थक या फिर क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक और क्रांतिकारी जो एक साथ युद्ध होते हैं, मतलब जो विद्रोह होते हैं उसको क्रांतिकारी धार्मिक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या था कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, यानी वो कैसा आंदोलन था? तो हुआ जो आंदोलन था वो एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है। 1954, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 1960, 1950, 1946 है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। तो जेनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। ठीक है, मैं क्विज भी रखूँगी कम्युनिटी में, तो आप लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो कुछ ही बच्चे जो हैं वो कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं, पूछते हैं, तो जितने भी लोग देखते हैं मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो बातचीत कीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, यानी वियतनाम कब एकीकरण हुआ? वियतनाम एकीकरण हुआ 1875 में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण 1875 में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? जोनगुएन आई, हो ची मिन, बोआदाई, फांचू त्रिन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे कि हो ची मिन इसका सही आंसर होगा, हो ची मिन। तो ये बिल्कुल गलत है। तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो जोनगुएन आई। नाम याद रखना है, थोड़े से नाम डिफिकल्ट तो लगेंगे आप लोगों को, लेकिन याद तो रखना ही है नंबर लाने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोनगुएन आई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस की बुरी तरीके से हार हुई थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो दुई तान होई के नेता फान बोई चाउ थे। आप लोगों को थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन बोर आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगना है। आप लोगों को चाहिए होगा कि आप लोग अच्छे से नंबर लाए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह। तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना होगा कि फान बोई चाउ
जो थे वो दुई तान होई के नेता थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंदी चीनी पर कब अधिकार जमाया था? तो 1940 में जापान ने हिंदी चीनी पर अधिकार जमा लिया था। कब जमाया था? तो 1940 में जापान ने हिंदी चीन पर अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? तो स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 ईस्वी में स्कॉलर्स विद्रोह हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो पुर्तगालियों ने जो है मलक्का में अपना केंद्र बनाया था। ऑप्शन क्या क्या था आप लोग के पास? मलक्का, अनाम, टोकिन, अंकोर वाट। तो अंकोर वाट का मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध है अंकोर वाट का मंदिर। तो लेकिन पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का में उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। यानी जो उसका गतिविधि था, पुर्तगालियों का जो भी गतिविधि था उनका, वो सभी वो मलक्का से करते थे, मलक्का से संचालित करते थे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। तो निक्सन के द्वारा हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने बताया पहले भी, कोई बात नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो ची मिन ये जो शासक थे, इसका शाब्दिक अर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो राजा थे उनका जो नाम था हो ची मिन, इसका वो शाब्दिक अर्थ क्या बताते हैं? तो पथ प्रदर्शक यानी जो आप लोगों ने रैली में देखा होगा, रैली में जो प्रदर्शन करते हुए जाते हैं, पथ पे जाते हैं यानी रास्ते पे जाते हैं, उसको पथ प्रदर्शक कहा जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पथ प्रदर्शक। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के पास, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? ये जो क्वेश्चन है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो हुई वो 1945 में हुई। ये मतलब आता ही है, बहुत बार पूछा गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, भूल ना जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए अंकोर वाट का मंदिर थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया। सूर्यवर्मा द्वितीय जो थे उन्होंने अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला जो रसायन होता है जिसकी वजह से बागानी खराब हो जाती है, तो अमेरिकियों ने क्या किया था कि रबर के बागान को बर्बाद करने के लिए उन लोगों ने जहरीली रसायन का छिड़काव किया था ताकि वो बागान बर्बाद हो जाए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था। ठीक है, तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? तो 1863 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? तो ऑप्शन में आप लोगों के कैप्टन कंगाली की, सिंहानुक की, पोलपाट की या फिर हिंग सैमरन की। तो लाल खमेर सेना किसकी थी? असल में तो वो सेना थी सिंहानुक की थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि वियतनाम में टोंकिन होगा। ठीक है, टोंकिन ये इसका होता है, उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है थोड़ा। तो वियतनाम टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था?
तो देखिए, सैनिक शिक्षा देने के लिए, परंपरागत शिक्षा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा देने के लिए या पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। देखिए हुआ क्या था, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तब उन लोगों को लगा कि अगर हम जो हमारा इंडिया है उसमें अगर हम पश्चिमी शिक्षा अगर बच्चों के बीच डाल दे तो वो भी हमारे जैसा हो जाएंगे और हमारी तरह ही सोच रखने पर मजबूर हो जाएंगे और हमारे ही अंडर में आके काम करेंगे और उन्हें हम अच्छे से गुलाम बना लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, स्कूल खोले। अंग्रेज जो थे उन्होंने स्कूल खोले और उन बच्चों को पश्चिमी शिक्षा देना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को भी साथ साथ उसी स्कूल में पढ़ाया करते थे, टोंकिन फ्री स्कूल में। तो उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि पश्चिमी शिक्षा दी जाए लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। नियोलियो हक्सत यानी NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि राजनीतिक पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उसी प्रकार तभी उस समय एक NLHS एक राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी और वो पार्टी किसकी थी? तो पाथेट लाओ की थी। पाथेट लाओ की जो थी वो NLHS पार्टी थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जुएनगाइन आओ ने की। क्या किसने की? जुएनगाइन आओ ने इसकी स्थापना की, अनामी दल की। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975 में हुआ। ठीक है, और अब चलिए हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता हुइन फूसो था। अब क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंदी चीन क्षेत्र में चीन, वियतनाम, लाओस या फिर हिंदी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल गलत है। हिंदी चीन, वियतनाम, लाओस ये भी क्वेश्चन गलत है और ऊपर वाला भी क्वेश्चन गलत है। यानी जो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, यही बिल्कुल सही है। यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होता है कि हिंदी चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो हिंदी क्षेत्र में जो हिंदी चीन क्षेत्र में जो सम्मिलित देश हैं वो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यानी क्वेश्चन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जल्दी जल्दी देखते हैं कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये जो था ये ईसाइत के विरुद्ध हुआ था। ईसाइत यानी जो ईसाई थे उसके विरुद्ध हुआ था। 32 किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? यानी उस समय अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जिसके टाइम पे वियतनाम युद्ध में पहली बार अमेरिका ने भाग लिया? तो उस कालीन वहाँ पे आप लोगों को कैनेडी के शासनकाल में कैनेडी के शासनकाल में क्या हुआ था? शासनकाल में वियतनाम में पहली बार भाग लिया गया था। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 1907 में। ठीक है, 1907 में वियतनाम टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी 1907 में। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो मार्च 1946 में फ्रांस वियतनाम के बीच होने वाले समझौते का नाम जाना जाता है। कौन सा नाम? जो होनोई समझौते के नाम से जाना जाता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था ये भी शायद रिपीट हो चुका है। जो ये वाले क्वेश्चंस है ना ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे ही पूछे जाते हैं, अलग से पूछा नहीं जाता है इस अध्याय से। ठीक है, इस अध्याय से कुछ अलग से आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा।
अगर आप एक अध्याय से 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के याद कर लेते हो तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने निकाल के आप लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। हिंदी चीन में कौन सा देश नहीं आता? तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तो तीनों तो आता है। कंबोडिया भी आता है, लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है? चीन नहीं आता है। तो चीन नहीं आता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की थी। बिल्कुल सही, हो ची मिन्ह ने वियतनाम लाओस स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांसीसी लोगों ने इसके उपनिवेश के रूप में इसको विकसित किया था, इंडो चाइना को। वहाँ पे किसका राज्य हो गया था? फ्रांसीसी लोगों का राज्य हो गया था। फिर उन्होंने अपने तौर पर विकसित किया और अपना कामकाज शुरू कर दिया। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर बातचीत कर चुके थे हम लोग, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 39 लियोंग कीचाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक थे। लियोंग कीचाओ चीनी सुधारक थे। मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को आंसर बता के जा रही हूँ। आप लोगों को नोट कर लीजिए, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में आप लोगों को ध्यान लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो लियोंग कीचाओ कौन थे? तो चीनी सुधारक थे। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो प्राचीन काल में यानी वियतनाम के पहले दिनों में प्राचीन समय में किसका सभ्यता यानी कहाँ का कल्चर वहाँ पे प्रभाव ज़्यादा दिखता था? तो चीन का, ठीक है, चीन का ज़्यादा प्रभाव दिखता था। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक बिल्कुल करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आंसर आप लोगों को पता होगा, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे तरह इसी तरह बने रहना। तो खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।